तो थंडरबोल्ट्स की एंडिंग और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमें खुलकर बात करनी चाहिए। जैसे हमारी सिर्फ हीरो की टीम जो एक न्यू अवेंजर्स टीम बन गई है, दूसरी तरफ सैम विल्सन की एक अवेंजर्स टीम है और यहाँ इन दोनों टीम के बीच अवेंजर्स नाम लेकर आपसी झगड़ा भी है। पर ये इतना मायने नहीं रखता क्योंकि डॉक्टर डूम यहाँ आकर ये सारी चीजों को उजाड़ देंगे। फिलहाल ये तो श्योर हो गया है कि एक जो न्यू अवेंजर्स की टीम है जिसको हम थंडरबोल्ट्स के नाम से जानते थे अब तक, वो अवेंजर टावर में है। दूसरा सैम विल्सन के पास भी एक अवेंजर्स टीम है और इस टीम में स्पाइडरमैन, टॉरिस, एंटमैन, वोंग, हल्क, शांची और जितना भी सैम विल्सन बाकी हीरोज के बारे में जानता था वो सब होंगे, क्योंकि लीडर ने जो जेल में धमकाया था सैम विल्सन को कि वो आ रहे हैं और क्या तुम उन सब से इस दुनिया को बचा पाओगे। तो इस वार्निंग की वजह से सैम विल्सन का एक नई अवेंजर्स टीम बनाना ये पहले ही क्लियर हो गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लीडर की वार्निंग थी, जिसके बारे में बाद में मूवी के क्रिएटर्स ने बताया कि यह लीडर इल्यूमिनाटी की बात कर रहा था, तो क्या ये शिप फैंटास्टिक फोर की है या इल्यूमिनाटी की? क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज में सबसे पहले इनकर्जन के बारे में इल्यूमिनाटी को पता चला था और उस टीम में मिस्टर फैंटास्टिक भी थे। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीवर्स है और न जाने कितने इन्फिनाइट यूनिवर्स, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी एक यूनिवर्स में मिस्टर फैंटास्टिक इल्यूमिनाटी टीम के साथ हो और वही हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जैसा लीडर ने वार्निंग दी थी वैसा ही है कुछ। दूसरी तरफ अगर हम ये भी देखें कि मान लेते हैं कि इसमें फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर हैं, उनकी अर्थ तबाह हो गई है जैसा हमने ट्रेलर में देखा और उन्होंने एक इंटर डायमेंशनल ट्रेवल किया है जिसकी वजह से वो पहुंचे हैं 616 पर। और अगर ऐसा ही हो रहा है तो एक ढंग से फैंटास्टिक फोर मूवी तो स्पॉइल ही हो गई। मतलब उसकी एंडिंग को सीधा यहाँ दिखा देना ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा। पर जो सेंस बना रहा है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर मूवी में रीड को कुछ ऐसा पता चले 616 के बारे में कि 616 एकमात्र ऐसा यूनिवर्स है या टाइमलाइन है जिसके कारण मल्टीवर्स बच सकता है। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल सामने आ जाता है कि यहाँ 616 ही क्यों? तो इसका जवाब भी मैं अपने पिछले कई सारी वीडियो में देख चुका हूँ कि मार्वल मल्टीवर्स में जो सेंट्रल यूनिवर्स है वो 616 है और सीक्रेट वॉर कॉमिक सीरीज में भी ये साफ साफ बताया था कि लास्ट इनकर्जन 616 और 1610 के बीच में होता है। वही दूसरी तरफ अगर आप सेक्रेट टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये जो मल्टीवर्सल ट्री बना है, जो कई सारी ब्रांचेस हैं, वो सारी की सारी अपने सेक्रेट टाइमलाइन की ब्रांच टाइमलाइन से ही बनी है। ब्रांचेस को काट दिया जा रहा था, सेक्रेट टाइमलाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो भी एक समय तक। इसीलिए ह्यूमन सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा था 616 को बचाने के लिए। टीवीए के मॉनिटर में भी अगर आप नजर डालोगे तो किसी न किसी कोने में 616 तो लिखा ही होता है। वहीं अब तक आप ये भी जान गए होंगे कि यूनिवर्स एक के ऊपर एक स्टैक है और ऐसे इन्फिनाइट है और ब्रांच टाइमलाइन से ऐसे ही और भी बन रहे हैं। और अगर ये ऐसे बनते भी रहे और इन्फिनाइट तक पहुंच जाए तब भी इनका सेंटर 616 ही रहेगा। बस प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि स्पेस की जो बाउंड्री है वो सीमित हो जाएगी और इसकी वजह से होगा इनकर्जन, जो कारण बनेगी सीक्रेट वॉर्स का। इसलिए कैंग, ह्यूमन्स, अब फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम सिर्फ 616 पर ही आ रहे हैं। तो मल्टीवर्स में यूनिवर्स बहुत हैं, इसीलिए 616 को चुना जा रहा है। फिलहाल अगर हम वापस से शिप पर आए तो हमारी पहली संभावना सामने आती है इल्यूमिनाटी टीम, जिसके बारे में बताया था लीडर ने। फिर यहाँ दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि यहाँ फैंटास्टिक फोर के मेंबर हो जो वार्न करने आए हैं डॉक्टर डूम से, या डॉक्टर डूम का उन्हें प्लान पता चल गया है। तीसरी और सबसे अजीब संभावना ये है कि इस शिप में बाकी और कोई नहीं बल्कि RDJ डॉक्टर डूम हो और जैसे ये शिप अर्थ पे लैंड हो तो सैम विल्सन की अवेंजर्स टीम और ये थंडरबोल्ट्स की न्यू अवेंजर्स टीम कुल मिलाकर एक जगह 20-25 सुपर हीरोज होंगे। वो देखें कि अपना टोनी स्टार्क वापस आ गया है, लेकिन ये टोनी नहीं बल्कि RDJ डॉक्टर डूम होगा। फिलहाल अभी इस मुद्दे पर हम आगे और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थंडरबोल्ट्स की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन का ब्रेकडाउन कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। खैर, मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो पहला पोस्ट क्रेडिट सीन थंडरबोल्ट्स के तारकगण को रिवील करता है, जिसके बारे में हमें पहले ही अंदाजा हो गया था कि यहाँ हमें डार्क अवेंजर्स नाम मिल सकता है या न्यू अवेंजर्स। तो अब हमने देख ही लिया कि ये थंडरबोल्ट्स की नई टीम एक न्यू अवेंजर्स टीम बन गई है। अब बस देखना ये है कि फेज 7 में जब थंडरबोल्ट्स का दूसरा पार्ट आएगा तब वो किस नाम से होने वाला है, क्योंकि अवेंजर्स नाम ही बहुत बड़ी चीज है और थंडरबोल्ट्स की शुरुआत ठीक ठाक ही हुई है। मतलब अगर हम बाकी की अवेंजर्स मूवी से इस मूवी की तुलना करें तो काफी अंतर हमें नजर आएगा। वहीं थंडरबोल्ट्स का पार्ट 2 न्यू अवेंजर्स नाम से आता है तो जनरल ऑडियंस को समझाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, अभी के लिए इन सिरफिरों ने न्यूयॉर्क को बचाया, वेल ने अपने आप को बचाते हुए इन सभी को यूज किया एक नए नाम से। इधर थंडरबोल्ट्स की टीम के हर एक मेंबर को एक हीरोइक लाइफ चाहिए थी जो उन्हें लास्ट में वेल ने दे दी। वेल भी अपने आप को बचाना चाहती थी और वो भी बड़ी चालाकी से लास्ट में बच निकली। अवेंजर्स टावर जो एक वॉच टावर बन गया है वो अब इन न्यू अवेंजर्स के हाथ में है। यहाँ इन सभी को काम करते हुए 14 महीने हो चुके हैं
और हमारे सामने तब आता है सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन। ये सीन थंडरबोल्ट्स के इवेंट के 14 महीने के बाद का है। साथ ही ये सीन डूम्सडे की टाइमलाइन पे सेट हो गया है। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो डूम्सडे का इवेंट होने वाला है वो इसके एक ही हफ्ते में हो जाएगा। दूसरा मुद्दा ये भी है कि यहाँ ये जो 14 महीने दिखाए हैं इसकी वजह से काफी चीजें और भी साफ हो जाती हैं। जैसे डेयरडेविल का सीजन 2 आने वाला था वो भी इसमें कवर हो जा रहा है। वंडर मैन और आयरन हार्ट जो सीरीज है वो भी इसमें कवर हो जा रही है। इन 14 महीने में क्या कुछ न्यूयॉर्क में हुआ है वो सब तो हमें इन सीरीज में देखने को तो मिलेगा ही। बस हमें ये पता है कि इन सब के खत्म होने के बाद और इस पोस्ट क्रेडिट सीन के अनुसार स्पेस में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ये फैंटास्टिक फोर का शिप आया है। दूसरा जो ये न्यू एवेंजर्स का लोगो है और जो हमारी ओल्ड क्लासिक एवेंजर्स का लोगो था, इन सब में जमीन आसमान का फर्क है। रीजन आपको पता है, कॉपीराइट का सीन है। और बात भी सही है क्योंकि एवेंजर्स कोई बिजनेस के लिए नहीं है, क्योंकि ये टीम वेल की है और वेल इन एवेंजर्स को एक बिजनेस बना चुकी है। क्योंकि हमने ये भी देखा कि द न्यू एवेंजर्स के नाम से कॉर्नफ्लेक्स भी बेचा जा रहा है, पब्लिसिटी भी हो रही है और लोगों के सामने इन एवेंजर्स को एक महान एवेंजर जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैम विल्सन एवेंजर्स नाम को पेटेंट कराने वाला है और एवेंजर्स नाम जिस ढंग से इन लोगों ने यूज किया है इसके लिए वो इनको सू भी करने वाला है। वहीं एक चीज ये भी नोटिस करने वाली है कि ये टीम पूरी तरह से नौसिखिया है। यूएस एजेंट स्पेस का मतलब नहीं समझ पा रहा, या वो ये नहीं समझ पा रहा कि हीरो बनना कितना मुश्किल हो सकता है। येलेना चीजों पे ढंग से कमांड नहीं दे पा रही और बकी को कई बार उसकी मदद करनी पड़ती है। वही रेड गार्डियन अपनी ही पब्लिसिटी में खोया हुआ है। कभी वो मार्ट में घूमता हुआ नजर आता है इस उम्मीद में कि लोग उसे नोटिस करेंगे। इधर सेंट्री टाइम बम की तरह है, उसने जो भी न्यूयॉर्क में किया वो उसे याद भी नहीं है और ये भी कहा नहीं जा सकता कि वो आगे वॉइड में नहीं बदलेगा। खैर, इस वाली सीन में जब सैम विल्सन ने इन न्यू एवेंजर्स टीम पर अवेंजर्स नाम का कॉपीराइट वाला सीन कर दिया है, तो इसके जवाब में रेड गार्डियन इस अवेंजर्स के लेटर्स में कुछ चेंज करता है। यहाँ वो एस की जगह जेड कर देता है और ई को बदला गया है और अवेंजर्स को 20 से पूरा एक लाइन खींच दी गई है। यहाँ एक ढंग से ये भी साफ दिख रहा है कि रेड गार्डियन इस टीम को खोना नहीं चाहते। वहीं येलेना को ये भी पता चलता है कि स्पेस में एक तरह की स्पेस क्राइसिस हुई है और इस स्पेस इवेंट के बारे में इन टीम को कुछ भी नहीं पता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि ये टीम अपनी दुनिया में मस्त है। खैर, इसके बाद इन सभी लोगों के पास इनके नए सूट दिखते हैं जो पूरे कॉमिक एक्यूरेट हैं। सबसे पहले बात की जाए विंटर सोल्जर की, तो जो शोल्डर पे बड़ा स्टार और जो वेस्ट है ये पूरा कॉमिक एक्यूरेट है। येलेना का सूट पूरे ढंग से ब्लैक विडो टाइप हो गया है। यूएस एजेंट का सूट और ये कैप ये भी कॉमिक एक्यूरेट है और अभी तक इसकी शील्ड भी मुड़ी हुई है जो सीधी नहीं हुई। बात रह गई घोस्ट की, तो इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया है। इसके बाद येलेना इस स्पेस क्राइसिस को देखकर जेट को रेडी करने का कमांड देती है। इसका मतलब जो हमें अगला सीन दिखाया जाएगा वहाँ येलेना की ये न्यू एवेंजर्स टीम होगी अपने जेट के साथ, जो पहुंचेगी फैंटास्टिक फोर के शिप के पीछे और उधर से सैम विल्सन की टीम भी यहाँ तक पहुंच जाएगी। वही सैटेलाइट में कहीं छुपा हुआ सेवर भी है जहाँ निक फ्यूरी है, वो भी इस इवेंट में नजर आएंगे। ऐसे ही इसको आगे फैंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट सीन भी बनाया जा सकता है और हमें कुछ हिंट भी मिल सकता है कि डूम्सडे की शुरुआती कहानी क्या होगी। खैर, इस सीन में जब येलेना इस शिप को अपने स्क्रीन पर देखती है और जूम इन करती है, तब धीरे धीरे हमें रिवील होता है कि ये फैंटास्टिक फोर की शिप है और पीछे फैंटास्टिक फोर का थीम भी हमें सुनाई देता है, जिसे थंडरबोल्ट्स के क्रेडिट स्कोर के म्यूजिक वाले सेक्शन में पहले ही रिवील कर दिया था। फिलहाल यहाँ इन थंडरबोल्ट्स ने देख लिया है। अब यहाँ थंडरबोल्ट्स बोलूं या न्यू एवेंजर्स, कंफ्यूजन तो हो रहा है ना। फिलहाल यहाँ इस टीम ने इस शिप को देख लिया है कि कुछ ऐसा है जो इंटरडायमेंशनल इस अर्थ की तरफ आ रहा है। अब इनके साथ अर्थ पर किसी को भी नहीं पता इस शिप में कौन है और ये फैंटास्टिक फोर क्या चीज है। लेकिन हम फैंस के लिए बस ये छोटी सी चीज बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस छोटी सी चीज से काफी चीजें और भी साफ हो गई हैं। जैसे सबसे पहला मुद्दा तो ये ही कि ये फैंटास्टिक फोर जो मूवी है वो दूसरे यूनिवर्स पे सेट है, तो ये कैसे एमसीयू के 616 पर सेट होगी, तो इसको क्लियर कर दिया। दूसरा, फैंटास्टिक फोर में जो भी कुछ होने वाला है वो सीधा लिंक करने वाला है 616 से, तो ये चीज डूम्सडे के लिए हाइप तो बढ़ा रही है, साथ ही फैंटास्टिक फोर की भी हाइप काफी बढ़ गई है। इन सब के अलग हमें यहाँ पर एक अजीब सा शब्द भी सुनाई दिया जिसे येलेना बोलती है स्पेस क्राइसिस। साथ ही वो ये भी बताती है कि ये पहले भी हो चुका है और किसी ने उनको बताया भी नहीं। और फिर ये फैंटास्टिक फोर का शिप दिखाई देता है। अब यहाँ ये स्पेस क्राइसिस क्या हो सकता है, तो ज्यादातर उम्मीद यही है कि ये इनकर्जन की बात हो रही है। मे बी ये भी हो सकता है कि अब दो यूनिवर्स इतने पास आ गए हो जिसकी वजह से स्पेस की बाउंड्री टूट गई हो, या जैसा हमने द मार्वल्स में देखा था कि रियलिटी में एक छेद हो गया हो और जो इनकर्जन के समय इस अर्थ 616 पे जो पहली अर्थ आएगी वो शायद ये फैंटास्टिक फोर की अर्थ हो सकती है। वहीं एक चीज हमें ये भी क्लियर हो गई है कि स्पेस क्राइसिस वाला जो इवेंट है वो इस शिप के दिखने के पहले का है। दूसरा, ये इवेंट सीधा डूम्सडे से कनेक्ट हो रहा है, तो जाहिर तौर से यहाँ पर इनकर्जन की ही बात होगी। कई सारे अर्थ यूनिवर्सेस और न जाने कितने सारे सुपर हीरोज के वेरिएंट हमें अर्थ 616 या सीक्रेट टाइमलाइंस में जो भी मेन यूनिवर्स है उनके ऑर्बिट में आते हुए नजर आएंगे। वही हमें ये भी पता है कि सीक्रेट वॉर्स में पूरी तरह से मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा, एक बैटल वर्ल्ड बनेगा और उससे पहले ये जितना भी एंड ऑफ मल्टीवर्स का इवेंट होने वाला है वो सब हमें डूम्सडे में ही दिखाई देगा।
सबसे पहले अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने फैंटास्टिक फोर को इनकर्जन के बारे में बताया और यहाँ इनका एक्सप्लेनेशन वैसा ही है जैसा हमें कॉमिक्स में देखने को मिला है। बस फर्क इतना है कि यहाँ जब ये दो यूनिवर्स आएंगे सिनेमैटिक यूनिवर्स में, तब एक पोर्टल का सहारा लिया जाएगा जिसको हेक्स बोलते हैं। सेम जैसा हम पिछले एमसीयू में देख चुके हैं वैसा ही कुछ। अब तक एमसीयू में हमने 2 बार मल्टीवर्सल डायमेंशन ओपन होते हुए देखा है, पहला द मार्वल्स में, दूसरा स्पाइडरमैन नो वे होम में। और ये दोनों भी एक ऐसे तरीके हैं जिसको दूसरे यूनिवर्स को इजीली एक्सेस किया जा सकता है। वही जो मैंने शुरुआत में बात की थी कि अगर यहाँ पे फैंटास्टिक फोर का शिप दिखा दिया गया है, इसका मतलब ये भी है कि उन्होंने फैंटास्टिक फोर की एंडिंग को स्पॉइल कर दिया है। यानी फैंटास्टिक फोर मूवी के एंड में कुछ ऐसा होगा कि फैंटास्टिक फोर अपना यूनिवर्स गवा देंगे और वो वहां से भागते हुए 616 पर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मार्वल अब फेज 6 की शुरुआत में ऐसे कोई बेकार काम तो नहीं करने वाला, इसीलिए मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि इस शिप में फैंटास्टिक फोर तो नहीं है। मे भी डॉक्टर डूम हो सकता है, लेकिन डॉक्टर डूम की अगर एंट्री 616 में हो रही है तो अगर डॉक्टर डूम पोर्टल से आए तो उसका मजा ही अलग आएगा। या यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि ये शिप किसी दूसरे यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर की हो। सेम इस फैंटास्टिक फोर का कोई अल्टरनेट वर्जन, वहाँ उन्होंने कुछ सुपर हीरोज को बचाया और इस शिप को लाइफ राफ्ट बनाकर जैसे कॉमिक्स में बनाया गया था जब फाइनल इनकर्जन हो रहा था 616 और 1610 के बीच, तब मिस्टर फैंटास्टिक ने एक लाइफ राफ्ट को बनाया था और उसके बाद पूरा मल्टीवर्स तबाह हो गया और बना एक बैटल वर्ल्ड। वैसा ही कुछ यहाँ पर इस शिप के साथ भी हो सकता है। मे बी यहाँ पर ये कहानी कुछ ऐसी हो, मे बी किसी 2 यूनिवर्स के बीच में इनकर्जन हो रहा है और उनकी अर्थ आपस में नष्ट हो रही है, तब फैंटास्टिक फोर ने इस शिप का यूज किया, बचे हुए सुपर हीरोज को इसमें भरा और स्पेस में एक जंप लिया जैसे हमने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में देखा था। सेम हेक्स जैसा पोर्टल खुला, लेकिन अब मल्टीवर्स में यूनिवर्स की बाउंड्रीज इतनी पास आ गई हैं कि जो इस शिप ने जो जंप किया होगा वो इसको किसी दूसरे यूनिवर्स ले गया और ऐसे ही कई सारे नए यूनिवर्स क्रॉस करते हुए ये पहुंचे 616 पर। और इसके लिए मैं पहले ही हेक्स और पेनरोज डायग्राम वाली मल्टीवर्सल थ्योरी यात्रा को समझा चुका हूँ, जो अब तक गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, अवेंजर्स एंड गेम और अब द मार्वल्स और फैंटास्टिक फोर में नजर आ रहे हैं। मजा तो तब आएगा जब ये शिप खुले और उस टाइम पे ओजी अवेंजर्स हो 2012 वाले, साथ ही फैंटास्टिक फोर और एक्समैन भी, वो भी ओजी वर्जन। फिलहाल अगली वीडियो में हम कई सारी और भी थ्योरीज पर बात करेंगे। अगर आपने यहाँ तक देखा हो और पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक भी करना। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक आप अपना ध्यान रखो। मजे लो, लव यू एंड बाय।